with the law of chemical combination. It is a very important concept of class 11 chemistry. और ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके हर एक लेसन में काम आएगा. मतलब अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये कॉन्सेप्ट हर जगह रहेगा जहाँ पे भी रिएक्शंस होंगे. पहले बात करते हैं कि क्या है, हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं. ये देखिए दोस्तों, इस वीडियो का कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. अब देखिए, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर ये 6 लॉज आते हैं. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, एवोगाड्रोस लॉ. देखिए, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन कहीं है कहीं पे नहीं है. मतलब महाराष्ट्र बोर्ड की बात करें तो वहां पे नहीं है, कहीं कहीं सीबीएसई बोर्ड में भी ये नहीं है. देखिए, इसके बारे में कभी बात करेंगे, बट यहाँ पे भी हम लोग मेन ना इस 5 पे फोकस करते हैं. ये फर्स्ट 4 और ये 6 पे. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम और एवोगाड्रोस लॉ, ये मेन मान जाता है. ये सारे एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखो. और अगर आप कॉन्सेप्ट या केमिस्ट्री से आपको मतलब केमिस्ट्री सीखना है तो आपके लिए सब कुछ इंपॉर्टेंट बन जाता है. बट सबसे पहले लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है, जिनका मेन टॉपिक जो है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, वो क्या है, उसका मतलब क्या है. तो देखिए दोस्तों, कभी भी अगर केमिकल रिएक्शन होता है, कभी भी अगर केमिकल रिएक्शन कहीं पे भी आप करवा रहे हो या तो लिख रहे हो, एग्जाम में लिखते हो ना, और या तो और केमिस्ट्री लैब में परफॉर्म करते हो, तो कहीं पे भी अगर केमिकल रिएक्शन होगा तो वो केमिकल रिएक्शन ना इन 6 में से ना कोई ना कोई लॉ फॉलो करते हुए आपको लिखेंगे. मतलब कि अगर कोई रिएक्शन हो रहा है या तो वो सारे लॉ फॉलो करेगा या तो वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सारे लॉ फॉलो करता है कि कोई लॉ फॉलो करता है. बाकी फॉलो करता है ये मेन बात है, फॉलो करेंगे ये फिक्स है. देखिए, फिजिक्स के लॉ होते हैं. फिजिक्स के लॉ में क्या होता है कि नेचर से जुड़े होते हैं, वो लोग नेचर से जुड़े होते हैं कि देखिए कोई भी चीज ऊपर जाती है. हाँ देखिए, एक था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन गिवन बाय न्यूटन. उसमें क्या बोलते हैं कि 2 ऑब्जेक्ट जिनके पास मास हो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. अभी एक लॉ था. देखिए, लॉ को आप खाली फॉलो कर सकते हो ना, इसको चेंज नहीं किया जा सकता. आप कभी भी लॉ को चेंज नहीं कर सकते. लॉ मतलब लॉ ही होता है. थियरीज डिफरेंट होती है, कोई अपना थियरी देता है, कोई साइंटिस्ट अपना थियरी देता है, वो सब चेंजेबल होता है. कभी कोई किसी की बात गलत हो सकती है, कभी किसी की बात गलत हो सकती है. लॉ एडअप हो सकती है, कोई और कुछ नया लॉ किसी ने ऑब्जर्व करके डाल दिया, बट जो है वो चेंज नहीं होंगे. पर ये तो आपने समझा कि लॉ ऐसा होता है. बट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है, देखिए कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा ना, सो केमिकल रिएक्शन विल इटसेल्फ फॉलो सर्टेन लॉ, फॉलो सर्टेन लॉ. मतलब क्या, मतलब कि ये केमिकल रिएक्शन खुद ही आपको करवाना नहीं पड़ेगा इनको फॉलो, ये अपने आप ही नेचुरली इनको फॉलो करेंगे. नेचुरली क्या करेंगे, ये इनमें से कोई ना कोई लॉ को फॉलो करेंगे. अब वो एग्जांपल लॉ आएंगे कि कैसे फॉलो करेंगे. बट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का मेन टॉपिक है, इसके लिए तो हम लोग अलग अलग वीडियो में बात करेंगे. बट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है, मेरा इस वीडियो का हम लोग का मेन मकसद है कि व्हाट इज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. तो वो क्या है कि कभी भी अगर केमिकल रिएक्शन होगा तो केमिकल रिएक्शन विल इटसेल्फ फॉलो सम लॉज. अब वो लॉज कैसे होंगे ये आपको आगे की वीडियो में समझ में आएगा कि वो लॉ कैसे होंगे, वो कैसे फॉलो करेगा, वो खुद ही फॉलो करेगा. अब देखिए तो ये हम लोग को समझ आएगा कि वो ऐसे फॉलो करने वाले. अब देखिए, केमिकल रिएक्शन शुड फॉलो सर्टेन लॉ व्हाइल दे आर टेकिंग प्लेस. अगर कहीं पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो वो ऐसा लॉ फॉलो करेंगे. अब देखिए, वो लॉज की पढ़ाई करना, उन लॉज की स्टडी करना हम लोग लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में करते हैं. उन लॉ को मैंने ऑब्जर्व करूंगा और उसके ऊपर से एक लॉ निकाल के दे दूंगा, वो होता है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ सीसी, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. वो होता है उनकी स्टडी करना इज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. अब देखिए, ये खाली केमिकल रिएक्शन के लागू होता है, ये हमारे ऊपर लागू नहीं होता. जहां पे भी केमिकल रिएक्शन होगा ना, वहां पे ही केमिकल कॉम्बिनेशन की बात होगी और ये सारी लॉज की बात करेंगे. अब देखिए, ये मतलब ये लोग खाली दे आर ओनली मेड फॉर केमिकल रिएक्शंस. तो इतना समझना है क्या. अब देखिए, नॉर्मल रिएक्शन में क्या होता है, जैसे मैं आपको बताऊं Na और C. देखिए, पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लें तो आप ले लीजिए. अब क्या बात कर रहे थे हम लोग, ये देखिए फिजिक्स में तो हम लोगों ने देख लिया कि नेचर के ऊपर लॉज होते हैं और ऐसे ऐसा होता है. देखिए, अगर मैं बहुत ही कॉमन रिएक्शन लूं जो कि हम लोग बहुत ज्यादा इजीली डिस्कस करते हैं, वो होता है NaCl का. देखिए, Na के पास होता है 2-8-1 का कॉन्फ़िगरेशन और Cl के पास होता है 2-8-7 का. इसको एक चाहिए, इसको मतलब कि इसको एक चाहिए और इसको एक देना है. तो क्या करेंगे, ये देखिए, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा तो Na प्लस हो जाएगा और ये एक गेन कर लेगा तो ये Cl माइनस हो जाएगा, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया. एक नेगेटिव चार्ज आ गया इसमें, एक नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ गया तो ये नेगेटिव हो जाएगा. और इसने एक लूज कर दिया तो क्या बढ़ गया, पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, प्रोटॉन बढ़ गया ना. पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को प्रोटॉन बोलते हैं, तो पता ही है. तो देखिए दोस्तों,
तो क्या होगा, NaCl बन जाएगा। अब इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई रहता है, ये सब एक अलग बात है, एक आयनिक कंपाउंड होता है, आयन के चार्ज से बनता है, ये सब एक अलग कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में अगर आपको कभी बात करना है तो करेंगे अलग से। बट देखिए ये एक कॉमन रिएक्शन हो गया। तो इसमें क्या हो रहा है ना, असल में इलेक्ट्रॉन्स का गिव एंड टेक हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का गिव एंड टेक हो रहा है, या कभी कभी आप शेयर भी करते हो। कार्बन के केस में मैंने देखा कि वो शेयर भी करता है, खुद से ही शेयर करता है, खुद की मतलब कार्बन कार्बन शेयर करते हैं, वो एक अलग बात हो गई, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, वो तो उन्होंने पिछले क्लास में डिस्कस भी किया पिछले चैप्टर में। बट यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स का गिव एंड टेक हुआ, इसने एक दिया इसने लिया। तो जहां पे भी इलेक्ट्रॉन्स का गिव एंड टेक होगा ना, कोई भी अभी रिएक्शन ही हुआ ना भाई, NaCl बन गया तो ये केमिकल रिएक्शन हुआ। सो केमिकल रिएक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन का गिव एंड टेक होगा तो ही ये लॉ फॉलो करेंगे। अब आप बोलोगे कि अरे हर एक केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का गिव एंड टेक होता है। हाँ ये तो होता है, बट एक रिप्रेस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक केमिस्ट्री ऐसी भी होती है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का गिव एंड टेक नहीं होता। कौन सी केमिस्ट्री होती है वो मैं बताता हूँ आपको, वो होती है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियस के लेवल पे बात करते हैं हम लोग, मतलब कि फिर हम लोग का इलेक्ट्रॉन से नाता टूट जाता है और हम लोग एक अलग तरीके से बात करते हैं, वहां पे न्यूक्लियस इन्वॉल्व हो जाता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, इलेक्ट्रॉन का गिव एंड टेक हो रहा था। वहां पे क्या होता है कि न्यूक्लियस टकराता है, और न्यूक्लियस का मेन पार्टिकल क्या है, प्रोटॉन्स है, नल चार्ज है, न्यूट्रॉन्स भी होते हैं बट वो नल चार्ज है तो उसकी बात नहीं करते हम लोग। तो ये मेन चार्ज यहाँ पे ये प्रोटॉन्स का रहता है, तो इसकी मेन बात होती है वहां पे। तो दोस्तों वहां पे ये लॉस नहीं काम करेंगे, वहां पे वो न्यूक्लियस की केमिस्ट्री हो जाती है, न्यूक्लियस आ जाता है वहां पे। तो वहां पे ये लॉस कभी फॉलो कर रहे होंगे, कभी नहीं, ये नेसेसरी नहीं कि मतलब कि फॉलो करेंगे, नहीं, मोस्टली नहीं करते। देखिए न्यूक्लियर के केमिस्ट्री में रिएक्शन एटम की न्यूक्लियस का होता है, मतलब एटम का न्यूक्लियस भी इन्वॉल्व होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एटम का नॉर्मल केमिस्ट्री में एटम का इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है। जैसे NaCl का लोग ने बात किया, इलेक्ट्रॉन उसने Na ने दिया और Cl ने ले लिया। बट न्यूक्लियर केमिस्ट्री में एटम का न्यूक्लियस क्या होता है, प्लस और वो नल चार्ज बना के न्यूट्रॉन बना के एक न्यूक्लियस बनता है, और आजू बाजू तो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, पर ये न्यूक्लियस का मेन वहां पे काम रहता है, वहां पे हम लोग उसकी बात करते हैं। ये क्या होता है इसका कभी और डिटेल में बात करेंगे। बट सिंपल केमिस्ट्री में एटम के इलेक्ट्रॉन से हम लोग का लेना देना होता है कि वो कैसे इलेक्ट्रॉन शेयर कैसे हो रहा है, दे कैसे रहा है, मतलब क्यों दे रहा है, वो सब हम लोग बात करते हैं। तो वहां पे न्यूक्लियर केमिस्ट्री में मेन मुद्दा हमारा प्रोटॉन रहता है, और नॉर्मल केमिस्ट्री में मेन मुद्दा हमारा रहता है इलेक्ट्रॉन। समझ में इतना समझ में आ गया हम लोग। अब देखिए लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर मेन आते हैं 6 लॉज, जहाँ पे 5 आपके मेन लॉज बन जाते हैं, 4 और ये 6 वाला, मतलब कि 1 2 3 4 और 6 वाला, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गैसेस वॉल्यूम और एवोगाड्रोस लॉ। तो चलिए दोस्तों हमने क्या बात किया लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में, फिर से समराइज कर लेते हैं कि कभी भी अगर केमिकल रिएक्शन कहीं पे भी आप करवाओगे केमिस्ट्री लैब में, या आप उसको लिखोगे, तो वहां पे ये सारे लॉस आपको अपने आप फॉलो होते हुए दिख रहे होंगे। अब ये लॉस कैसे होंगे, क्या होंगे, इसके बारे में हम लोग आगे की वीडियोस में बात करेंगे, आगे बात करेंगे इसमें। बट अभी आपने समझा कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है, कि केमिकल रिएक्शन होते समय जो भी मतलब रिएक्टेंट जो इन्वॉल्व है केमिकल रिएक्शन करने में, वो कौन से लॉ को फॉलो करती हैं, इस बात का स्टडी करना इस लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ ऑल द लॉज फॉलोड बाय the reactants which are taking part in the chemical reaction. So I hope that you have understood till here, and if you like the video, please subscribe to this channel and like this video. Now let's see what is law of conservation of mass. हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की देखिए, इस लॉ को दिया था लेवॉइजर ने, बट देखिए लेवॉइजर ने ना इस लॉ खाली दिया था, इसको टेस्ट नहीं किया था। जो साइंटिस्ट जो थे जिन्होंने इसको सबसे पहली बार जो टेस्ट किया था वो थे लैंडोल्ट, LANDOLT लैंडोल्ट। अब ये लॉ हम लोगों ने बहुत बार पहले भी चैनल्स में देखा है, पर इसका आज एक और बार डिटेल में मतलब जानेंगे, इसके थोड़े बहुत एग्जांपल देखेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन और फिजिकल रिएक्शन। देखिए हम लोगों ने एक चीज देखी थी ग्रेविटेशन चैप्टर में कि मास ना कांस्टेंट होता है। यू कांट, मतलब कि आप ना मास को चेंज नहीं कर सकते, मतलब अगर आप एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट जाओगे ना तो मास आपका सेम ही रहेगा। मास होता क्या है, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। अमाउंट ऑफ मैटर, अगर आप एक ऑब्जेक्ट हो तो आपका अंदर का मैटर आपका मास होगा, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट। या पूरा का पूरा ऐसे लिख देना। अब देखिए दोस्तों ये तो मास होता है, मास का मतलब जान ले कि वो मास होता है कि आपके अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है वो आपका मास होता है। देखिए मास कभी भी खत्म नहीं होगा, पर वन फॉर्म से चेंज होकर एक अनदर फॉर्म में चला जाएगा। इट्स कॉल्ड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ मास है मास कंजर्वेशन। इसमें इसका एग्जांपल लिखेंगे, उसके बाद इसका मतलब कि आगे की चीज देखेंगे। देखिए एक हाइड्रोजन एटम के अंदर 1 ग्राम वेट रहता है। एक हाइड्रोजन एटम के अंदर 1 ग्राम वेट रहता है, इसको हम लोगों ने जान लिया।
एक ऑक्सीजन एटम के अंदर 16 ग्राम का वेट रहता है। इतना हमने जान लिया, 16 ग्राम का वेट रहता है। देखिए ग्राम एकदम एग्जैक्ट नहीं कि ग्राम ही होता है, बट वो मैटर नहीं करता। 61 होता है, 1 यूनिट होता है, 16 यूनिट होता है और 35.5 यूनिट होता है वेट यूनिट। तो देखिए मतलब कि वेट की जब बात करेंगे तो और एक सीएल का होता है 30। देखिए ग्राम मैं आपको खाली समझाने के लिए बता रहा हूँ, ग्राम असल में नहीं होता, बट 11635.5 होता है, ग्राम में नहीं होता, बट समझने के लिए हम इसको समझ रहे हैं। तो 35.5 ग्राम्स होते हैं। इतना चीज समझ में आया। अब देखिए क्या होगा, देखिए H और O मिले और H2O बना। समझे कि H2 प्लस O H2O मिला। ऐसे अभी ये बैलेंस नहीं है कुछ भी, मतलब कि बैलेंस तो है, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2, बट असल में ऐसा रिएक्शन होता नहीं है, वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए समझिए कि अभी मैंने ऐसे लिख दिया कि H2 प्लस O। देखिए H का एक एटम का वेट था 1 ग्राम, तो 2 एटम कितने होंगे, 2 ग्राम होगा। GM नहीं लिख रहा हूँ, ग्राम। और एक ऑक्सीजन का कितना होगा, 16। तो 2 प्लस 16 कितना होगा 18 ग्राम्स। देखिए यहाँ पे देखिए रिएक्टर साइड में देखिए H2 का वेट कितना था, 2 था, और इसका था 16। तो प्लस मतलब कि देखिए LHS में रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में मास का टोटल मास सेम ही है। टोटल मास, इसका मास अलग था, इसका मास अलग था, पर टोटल मास कितना था, H2 प्लस O का मास कितना था, 18 ग्राम्स था। सिमिलरली H2O का कितना था, 18 ग्राम से निकला। जो टोटल मास सेम रहेगा। H का मास से मतलब कि टोटल अगर आप सम करोगे दोनों साइड का, रिएक्टेड साइड का, प्रोडक्ट साइड का, तो मास आपको सेम मिलेगा। अब इसको ना प्रॉपर बैलेंस तरीके से देखते हैं। देखिए हम लोग को ना नेचर में ना कभी भी H2 एक साथ मिलता है, बट O एक साथ नहीं मिलता, मतलब कि खाली O नहीं मिलेगा, आपको O2 के फॉर्म में मिलेगा। अब इससे आपका मिलता है H2, इससे रुको इसको बैलेंस करता हूँ 2 मिनट के लिए। इससे आपका बनता है H2, पर देखिए रिएक्टेंट के साइड में H2 एक ही 2 बार है, और मतलब कि प्रोडक्ट साइड में H2 2 बार है, बट यहाँ पे ये 2 बार है ऑक्सीजन, पर यहाँ पे एक ही बार है, ऑक्सीजन एक ही बार है ना। तो अगर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो आप बैलेंस करने के लिए, पर देखिए जब मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन तो बराबर हो गया, बट ये 2 × 2 4 हो गया। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे भी 2 कर दोगे, तो 2 × 2 4। या रिएक्टेंट साइड में भी 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, और रिएक्टेंट साइड में 2 ऑक्सीजन है। और सिमिलरली यहाँ पे भी देखिए H2O के अंदर भी जो 4 ऑक्सीजन है, 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, इस हिसाब से। अब देखिए H2 का वेट था 2 ग्राम, और 2H2 का कितना वेट होगा, 4 ग्राम्स होगा, 2 × 2 4 ग्राम्स। और देखिए O2 कितना होगा, 16 × 2 कितना होगा, 32 ग्राम्स। कितना हो गया, 36 ग्राम्स। अब देखिए H2O का एक का वेट कितना था, हम लोगों ने पहले निकाला था। H2O का एक का वेट कितना था, 18 ग्राम्स था, पहले निकाल के रखा था ना, पहले जब मैंने खाली H2 प्लस O किया था। अब पर यहाँ पे 2H2O दिया है, तो मतलब क्या कि इसका डबल, H2O का डबल, तो 2 × 18 कितना होता है, 36 होता है, 36 ग्राम्स। तो इससे क्या प्रूव हुआ कि रिएक्टेंट साइड का टोटल मास इज इक्वल टू प्रोडक्ट साइड का टोटल मास। जो आपका H2O बना, इसका टोटल मास विल बी इक्वल टू H2 प्लस O का मास। बट ये हम लोग को O2 नेचर में ऐसे नहीं मिलता, मतलब कि O ऐसे अकेला नहीं मिलता, O2 के फॉर्म में मिलता है। तो आप क्या करते हो, पहले से लेकर इसको 2H2 कर देते हो, फिर इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो मतलब कि 2H2 प्लस O2 का जो भी मास होगा वो इसके इक्वल क्या आएगा। देखिए इसका 36 आया था, इसका भी 36 आया था। ग्राम खाली हम लोग समझने के लिए लिया था। सो आई होप कि आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास समझ में आया। लेकिन कभी कभी हम लोग केमिस्ट्री लैब में कहा देते कि थोड़ा रिएक्शन होता तो है, बट थोड़ा सा जो रिएक्टेंट के साइड में जो भी सब्सटेंस रहता है ना, वो पूरी तरीके से रिएक्ट नहीं हो पाता। मतलब क्या कि थोड़ा सा कभी हाइड्रोजन बच जाएगा, थोड़ा सा कभी ऑक्सीजन बच जाएगा। बट देखिए जो भी अनरिएक्टेड पार्ट है ना, अनरिएक्टेड रिएक्टेंट है ना, जो भी अनरिएक्टेड रिएक्टेंट, तो सा टंग ट्विस्टर है ये भी। तो अगर आप क्या करोगे मैं बताता हूं, अगर आप जो भी आपका प्रोडक्ट बना है, प्रोडक्ट मास प्लस अनरिएक्टेड मास करोगे, अनरिएक्टेड रिएक्टेंट का मास करोगे, इक्वल्स टू रिएक्टेंट का मास, टोटल रिएक्टेंट का मास। जैसे 2H2 प्लस O2 का मास 36 था, बट इसमें से खाली H2 और O रिएक्ट हुआ, तो जो बचा हुआ पार्ट रहेगा ना, उसका जो बचा हुआ जो रिएक्टेंट वाला पार्ट रहेगा ना, उसका जो भी मास रहेगा, उसको आप कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, अलग अलग तरीके होते हैं उसको कैलकुलेट करने के लिए। तो उसको जैसे मास कैलकुलेट करोगे ना, तो आपको टोटल, देखिए टोटल मास दोनों साइड का इक्वल मिलेगा। ये मेन मुद्दा है, हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाते अभी के लिए,
मेन मुद्दा क्या है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट साइड, यही हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है। अब यहाँ पे ध्यान से बात सुनिए, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसका ना मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि देखिए क्या होता है कि यहाँ रिएक्टेंट साइड में 2H2 प्लस O2 था। देखिए H2 का एटम अलग होगा, H2 का एटम अलग होगा, O2 का एटम अलग होगा और H2O का एटम अलग होगा, इसका मॉलिक्यूल हो जाएगा। सॉरी, देखिए जब कोई भी कंपाउंड बन जाएगा ना तो उसका मॉलिक्यूल होता है, एटम नहीं होता। मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन कंपाउंड, तो ये मॉलिक्यूल। तो देखिए बट क्या होगा, इस एटम का जो भी मास रहेगा, एटम का मास प्लस इसका एटम का मास इज इक्वल टू इस मॉलिक्यूल का मास, यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो क्या हुआ, यहाँ पे एक फॉर्म से चेंज हो गया अनदर फॉर्म में। पहले H2O का एक अलग एटम था, O2 का एक अलग एटम था, बट अब जब आप H2O का मॉलिक्यूल हो गए तो उसमें सब मिक्स हो गया। इसमें H2 का भी एटम आ गया और O का भी एटम आ गया और दोनों मिल गए। तो समझ में आया चीज है कि फॉर्म चेंज हो गया पर मास कांस्टेंट रहा, मास जो वेट था ना, वेट वो कांस्टेंट रहा। 36 इज इक्वल टू 36 ग्राम्स और वट एवर किलोग्राम्स जो भी है वो वैसे ही रहेगा। सो आई होप कि आपको ये पूरा मास ये पूरा टॉपिक समझ में, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो और इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल। Video we are going to discuss about the law of definite proportion, also called as law of constant proportion. Definite and constant are the same. It is given by Joseph Proust. See, different laws are given by different scientists. So so I would suggest you that you can memorize all the names of the scientists, which scientists have given which law, so that it becomes easier for you to retain it. Now we are going to start with the law of definite proportion. तो देखिए इस लॉ को सबसे पहले इसका स्टेटमेंट रीड करते हैं। According to this law, a compound can be obtained from different sources, but the ratio of each component by weight remains same. That is, it does not depend on the method of its preparation or the source from which it has been obtained. देखिए इसका क्या बोलते हैं मैं बताता हूँ। देखिए आपका क्या हुआ कि आपका एक कंपाउंड है AB कंपाउंड, और उस कंपाउंड का एक छोटा सा मॉलिक्यूल है। मतलब मैं बताता हूँ, देखिए H2O क्या है, एक कंपाउंड है बट H2O का, देखिए H2O एक पूरा पानी है, एक पानी का एक पूरा पानी का एक गिलास है और समझिए पानी यहाँ तक भरा हुआ है। अब ये पूरा का पूरा पानी है, पानी मतलब क्या होता है H2O, ये पूरा का पूरा H2O ही है, बट ये पूरा H2O बहुत सारे छोटे छोटे H2O से मिलके बना होगा ना, H2O ऐसे, मतलब कि यहाँ पे कोई H2O होगा, कोई यहाँ पे H2O होगा, तो ये इसका मॉलिक्यूल होगा, यहाँ पे ये इसका मॉलिक्यूल हो गया। तो जो ये AB जो कंपाउंड है उसका एक छोटा सा मॉलिक्यूल है AB बहुत सारे AB से मिलके बना है, समझना है। CD बहुत सारे CD से मिलके बना है, पानी बहुत सारे छोटे छोटे पानी से मिलके बना है। एक समझ में आ रहा है, एक पानी जो है, एक बाल्टी में जो भरा हुआ पानी है उसके अंदर बहुत सारे H2O होंगे ना, H2O के मॉलिक्यूल होंगे, जाके पूरा का पूरा हमको बहुत ज्यादा पानी दिख रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये तो समझ में आ गया हम लोग को। अब देखिए दोस्तों, तो एक AB का मॉलिक्यूल है, एक कंपाउंड का सबसे छोटा पार्टिकल होता है मॉलिक्यूल। यहीं पे मैं खाली अगर एक की बात करता है, एक ये एक एलिमेंट है, तो इसका सबसे छोटा जो एटम होता, वो सबसे छोटा इसका एटम होता। ये बहुत सारे ए से मिलकर होता है, एक एटम है, एक एटम है, एक एटम है। वैसे बी भी क्या है, एक एलिमेंट है, तो ये बहुत सारे छोटे छोटे बी से बनी होगी, बी ऐसे बनी होगी। अब जो ए बी है वो बहुत सारे ए बी से मिलकर बना होगा, समझ में आ रहा है। जैसे देखिए ए ने बी के साथ कंबाइन किया, तो मतलब इसका मतलब है कि बहुत सारे ए ने बहुत सारे बी के साथ कंबाइन किया, एक ए ने इसके साथ, एक ए ने इसके साथ, एक ए ने इसके साथ, समझ में आया। तो ये तो हम लोग को समझ में आ गया। पर देखिए दोस्तों, तो मैं क्या बात करता कि हम लोग इस लॉ से ना भटके, पहले जो लॉ है उसको समझ लेते हैं कि जो ए बी जो मॉलिक्यूल है मेरा उसमें ए एलिमेंट का कुछ वेट होगा। इसका समझे वेट है, इसका कोई वेट है m1 इसका वेट है, और इसका वेट है m2 बाय वेट दिया है ना यहाँ पे, बाय मास। देखिए वेट और मास ना नॉर्मल जो हम लोग डिस्कस करते हैं ना वहाँ पे सेम मानते हैं। तो m1 इसको कंसीडर कर लिया, इसके वेट को, और इसको इसके, देखिए इसका कुछ वेट होगा ना, कुछ वेट होगा इसका, जैसे आपका कुछ वेट है, आपके इस मास का कोई वेट है। समझे कि ये मेरा A मॉलिक्यूल है, ये मेरा B मॉलिक्यूल है। ये दोनों मिलके ना, अब ये दोनों चिपक चुके हैं, अभी दोनों अलग नहीं होंगे, बट इसका भी कुछ वेट है, इसका भी कुछ वेट है, और इन दोनों का मिला के कुछ ना कुछ वेट है। इसका कुछ वेट है, इसका कुछ वेट है, इन दोनों को मिला के इसका कुछ वेट है, समझ में। अब इन वेट का कोई रेशियो भी होगा ना, समझिए इन दोनों का वेट का कोई रेशियो होगा, m1:m2 होगा, m1:m2। समझिए कि इसका वेट 2 था और इसका वेट 4 था, तो 1:2 का रेशियो है।
इसका वेट 3 था, इसका वेट 6 था, 1:2 का रेशियो। हमेशा 1:2 नहीं आएगा, समझे इसका वेट 8 था, इसका 32 था, तो कुछ 4 2 सा 8 होता है और 4 8 था, तो 2:8 आया, 1:4 आ गया। तो ये अलग अलग बातें हैं कि अभी मैं आपको वेट बता नहीं रहा कि इसका इतना वेट है, मैं खाली मान रहा हूँ कि इनका वेट M1 और M2 और इनका जो रेशियो वो M1:M2 है। मुझे ये वैल्यू नहीं पता, तो मैं खाली M1:M2 लिख रहा हूँ। तो जो ये वेट, अब देखिए ये ना, मैं समझे कि मैं मुंबई से लाया था इस ए बी कंपाउंड को, तो इसमें जो ए और बी का जो वेट का जो रेशियो है वो M1:M2 है। समझिए कि अब मैंने इसको यहाँ पे रख दिया। अब ना मैंने ना अभी यहाँ पे मुझे ना यही ए बी जो कंपाउंड है ना वो मुझे गुजरात में भी मिलता है। ए बी कंपाउंड मुझे मुंबई में मिलता है, मुझे गुजरात में भी मिलता है। मैंने मुंबई में लाके देख लिया, मुझे इसका रेशियो ना M1:M2 मिला। अब जब मैंने इसको गुजरात से लेके आया, जब मैं इसको गुजरात से इस ए बी कंपाउंड को लेके आया, तो मैंने क्या नोटिस किया कि फिर से ए का वेट M1 है और बी का वेट M2 है, और रेशियो क्या आ रहा है M1:M2। मतलब क्या कि ए बी कंपाउंड के अंदर जो भी M1:M2 का जो रेशियो रहेगा ना, M1 क्या है इसका वेट ए का, और M2 क्या है ए बी। और सिमिलरली अगर मैं CD की बात करूं, देखिए CD को मैंने क्या किया ना, मैंने ना कर्नाटका से लेके आया, और एक बार तमिलनाडु से, एक बार कर्नाटका से, एक बार तमिलनाडु से। CD में भी देखिए इसका वेट था कुछ था, समझे M1 था और इसका था M2। तो जो M1 और M1:M2 का जो रेशियो था उससे वो मैंने दोनों जगह से जब लेके आया ना, तो उसका जो रेशियो था ना वो दोनों का सेम ही था। इसका मतलब है वो क्या कहने का कोशिश कर रहा हूँ, देखिए इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मेथड ऑफ इट्स प्रिपरेशन और द सोर्स फ्रॉम विच इट हैज बीन ऑब्टेन्ड। सोर्स क्या होता है, जैसे कर्नाटक से लेके आया मैंने CD को, तो कर्नाटक CD का सोर्स हो गया, एक सोर्स हो गया। तो दोस्तों मैं यही बताया था कि जो भी चीज आपको जहां से मिलती है ना वो उस चीज का सोर्स हो जाता है। जैसे देखिए टॉर्च आपको लाइट देता है, तो वो क्या होगा, एक लाइट का सोर्स हो गया, लाइट सोर्स हो गया, वो सोर्स ऑफ लाइट या लाइट सोर्स हो गया। वैसे मैंने क्या बोल रहा हूँ कि मैंने तमिलनाडु से उसको लिखा, तो तमिलनाडु क्या होगा, इसका एक सोर्स हो गया। फिर मैं इसको एक बार कर्नाटका से लेके आया, तो कर्नाटक इसका सोर्स हो गया। सो इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स जो M1:M2 का रेशियो आएगा ना, आप इसको दुनिया के कोई भी कोने से ले आओ, पर जो ये M1:M2 का जो रेशियो रहेगा दैट विल बी कांस्टेंट। ये एक लॉ है जिसको इसको फॉलो करना ही पड़ेगा। फिर मैं ए और बी के लिए भी ए बी को, अगर आप ए को कहीं से भी लेके आ जाओ, बी को कहीं से भी लेके आ जाओ, या ए बी कहीं से भी लेके आ जाओ, मैं क्या बोल रहा हूँ, या आप ए कहीं से भी लेके आ जाओ दुनिया कोई भी कोने से, या तो आप बी कहीं से भी लेके आ जाओ, और या तो आप कहीं से भी ए बी कहीं से भी लेके आ जाओ। जब आप ए बी को कंबाइन करके जब ए बी बनाओगे, तो जो ए बी जो आपका जो कंपाउंड रहेगा, जो ए बी आपका जो कंपाउंड रहेगा, उसमें जो ए का जो मास रहेगा, जो वेट रहेगा M1, और जो बी का जो रहेगा वेट जो M2, M1:M2 कांस्टेंट रहने वाला है। मैं जानता हूँ कि अगर आपको एक थोड़ा बहुत चीज क्लियर नहीं हुई होगी तो इसको हम लोग एग्जांपल से एकदम क्लियर कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों इसका एग्जांपल देखते हैं। अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप दोस्तों। अब बात करते हैं इसके एग्जांपल की कि एग्जांपल कैसे लिखे। वाटर कैन बी obtained फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज बट द रेशियो ऑफ वेट के रेशियो H और H एंड O के वेट के रेशियो हमेशा एक रहेंगे। डिफरेंट सोर्सेज कहाँ से हो सकते हैं, देखिए एक आपके नल से पानी आता है, टैप वाटर, आपके नल से एक पानी आता है, फिर आप एक रिवर वाटर से नदी से पानी लेते हो, फिर आप सी से भी पानी लेते हो। देखिए कोई पानी में नमक ज्यादा होता है, कोई में नमक कम होता है, कोई नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर होता है आपका, एक आपका ड्रिंकिंग वाटर होता है, पर सब में क्या चीज कांस्टेंट है, वाटर कांस्टेंट, मतलब कि वाटर सब सारे वाटर ही है ना। तो मतलब क्या हुआ कि सब में H2O रहेगा, सब में जो H2O वो कॉमन रहने वाला है, H2O सब में कॉमन रहेगा, मतलब कि सब H2O ही है। देखिए H2 होता है, देखिए एक H का जो एटम है उसका वेट होता है 1 ग्राम होता नहीं, पर मैं समझ के बता रहा हूँ, 1 कुछ भी मिलीग्राम और भी जो छोटा यूनिट रहेगा वो। बट अभी आप देखिए रेशियो में ना ग्राम का कोई मतलब नहीं होता। देखिए आप 1 ग्राम अपॉन 1 ग्राम कीजिए, ग्राम कैसे हो जाएगा, 1 किलोग्राम अपॉन 1 किलोग्राम कीजिए तो किलोग्राम कैसे हो जाएगा। वैसे ही जब मैं H2 और O का जब रेशियो निकालूंगा, तो इसका वेट का रेशियो निकालो ना, इसका वेट का और इसका वेट का, तो इसका जब वेट का जो रेशियो निकालूंगा, तो समझिए अगर यहाँ पे 1 ग्राम है, 1 H2 तो 2 ग्राम आएगा, और इसका आएगा 16 ग्राम, तो ग्राम कैंसिल हो गया, 1:8 आया, 1:8 आया। अगर ये 1 किलोग्राम होता और 8 किलोग्राम होता तो भी ये कैंसिल हो जाता। तो अगर आप रेशियो की बात करोगे ना तो यूनिट मैटर नहीं करता। जब आप रेशियो निकालोगे तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि यूनिट मैटर नहीं करेगा, समझ में आया।
तो ये तो बात हम लोग को समझ में आ गई, पर ये इंपॉर्टेंट बात नहीं थी, मेन बात थी इस लॉ को समझने की। तो इस लॉ को समझते हैं अभी, रुके बताता हूँ मैं लॉ कैसे समझेंगे आप हम लोग। देखिए मैंने क्या बोला कि टैप वाटर भी H2O है, रिवर वाटर भी H2O, सी वाटर भी H2O और ड्रिंकिंग वाटर भी H2O ही है। अब देखिए H2 मतलब 2 ग्राम, O एक को कहता है 16 ग्राम, सो 2:16 ये फर्दर डिविजिबल होता है, 2 1 2 और 2 8 16, तो 1:8 का रेशियो आ गया है। यही रेशियो मतलब और लिख दिया मैंने, देखिए इसका मतलब भी यही है, 1:8 का मतलब 2:16 ही होता है। तो देखिए रेशियो का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि हर एक ग्राम हाइड्रोजन को 8 ग्राम ऑक्सीजन लगेगा टू मेक H2O। तो मैंने क्या नोटिस किया कि मैं जब रिवर वाटर का सैंपल लेके आया, मैं सॉरी टैप वाटर, जब मैंने अपने नल से पानी निकाला तो उसके अंदर भी H2O था, और H2O 1:8 के रेशियो में ही था। H2O 1:8 या 2:16 के रेशियो में ही था। मैं रिवर वाटर भी लेके आया, उसमें भी मैंने क्या नोटिस किया, आप लेके भी ऐसा तो कह सकते हो, 2:16 1:8 का ही रेशियो था, 1:8 था, तो डालना। सी वाटर में भी यही रेशियो था, ड्रिंकिंग वाटर में भी यही रेशियो था। तो मतलब क्या, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्सेज the ratio remains the same for a compounds एलिमेंट वेट का रेशियो वही आएगा, M1:M2 कांस्टेंट रहने वाला है। कांस्टेंट मतलब कैसे, मतलब कि कोई भी जगह से आप पानी लेके आ जाओ, कोई भी जगह से आप NaCl लेके आ जाओ, कोई भी जगह से आप कुछ भी लेके आ जाओ, CO2 लेके आ जाओ, CO लेके आ जाओ, बट जो उसका फिर जो उनके जो रिस्पेक्टिव जो एलिमेंट्स के जो वेट की जो रेशियो रहेगा, रिस्पेक्टिव एलिमेंट के वेट के जो रेशियो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। जैसे अगर मैंने CO2 लाया, सो C:O2 का जो वेट है, मैं वेट की बात कर रहा हूँ, तो वो कांस्टेंट रहने वाला है, M1:M2 कांस्टेंट रहने वाला है, चाहे आप इसको ऑस्ट्रेलिया से लेकर आ जाओ, अमेरिका से लेकर आ जाओ, कहीं से भी लेकर आ जाओ। ये बात तो हम समझ गए। तो देखिए हर 1 ग्राम हाइड्रोजन को 8 ग्राम ऑक्सीजन लगेगा, 1:8 का रेशियो बनेगा। अब आपने देखिए, अब इसका आपको डाउट होता है कि अगर मेरे पास मेरे पास 0.5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है, 0.5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है, और मेरे पास क्या है 8 ग्राम ऑक्सीजन है, तो क्या इसका बनेगा पानी? इसका पानी नहीं बनेगा। इसमें क्या होगा कि 0.5 में खाली 4 ग्राम ऑक्सीजन मिलेगा और बाकी 4 ग्राम बच जाएगा, वो हवा में उड़ जाएगा, बाकी के 4 ग्राम उड़ जाएंगे बाकी के 4 ग्राम, और 0.5 और 4 ग्राम मिलके आपको ना एक बहुत ही आधा पानी, इसके आधा पानी मिलेगा। H2 का जो वेट होता है ना उसके आधा, हाफ H2 मिलेगा आपको। H2 पानी तो रहेगा पर उसके वेट का आधा रहेगा। बताता हूँ कैसे। देखिए 0.5:4 क्या है, अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो इस पूरे के पूरे रेशियो को, तो क्या हो जाएगा 1:8। वही 1:8 को ऑलरेडी फर्दर डिवाइड कर दिया है, तो और बाकी के 4 ग्राम, मतलब कि इसी अनुपात में ही आपको पानी मिल पाएगा। 0.5 हाइड्रोजन तो 4 ग्राम ऑक्सीजन, 1 हाइड्रोजन तो 8 ग्राम ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन तो 16 ग्राम ऑक्सीजन, 3 हाइड्रोजन तो 3 इंटू कितना जाता है 24 ग्राम ऑक्सीजन। ऐसा पानी आपको मिलता हुआ दिखेगा। सो आई होप कि आपको यह लॉजिक समझ आएगा कि अगर आपका AB कंपाउंड है तो जो उसके A का जो वेट है और जो B का वेट है उन दोनों का रेशियो कांस्टेंट रहने वाला है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्सेज। आप उसको कहां से लेके आते हो, कहां से बनाते हो, वो मैटर नहीं करता। आपने उसको अलग अलग जगहों से बना के लाया, आपने कभी कुछ मेथड से AB को बनाया, कभी कुछ मेथड से AB को बनाया, वो मैटर नहीं करेगा। मेन आपके AB का जो रेशियो रहेगा, AB का जो वेट का जो रेशियो रहेगा, आई रिपीट वेट का रेशियो कांस्टेंट रहने वाला है। सो आई होप कि आपको समझ में आएगा। आपको समझ आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों। स्टार्ट विद द third law, that is law of multiple proportion. It is given by John Dalton. Yes, John Dalton is the scientist which gave his atomic theory, Dalton's atomic theory, which we have learned in our previous standards and we will also learn in the further video. बट अभी यहाँ पे इनका ये वाला लॉ देखते हैं कि ये इस लॉ में क्या बोलते हैं। देखिए लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन और डेफिनेट प्रोपोर्शन में कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते होगे, बट आज कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। देखिए दोस्तों क्या बोलता है लॉ, सबसे पहले इसका स्टेटमेंट रीड करते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, इफ 2 एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड, 2 एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं एक से ज्यादा कंपाउंड बनाने के लिए। आई रिपीट, 2 एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं, 2 एलिमेंट रिएक्ट कर रहे हैं एक से ज्यादा कंपाउंड बनाने के लिए, रिएक्ट कर रहे हैं 2 एलिमेंट। एलिमेंट का नंबर फिक्स है 2 और कंपाउंड का है कि एक या एक से ज्यादा, एक से ज्यादा कुछ भी हो सकता है, एक से ज्यादा कुछ भी हो सकता है। तो समझना है, तो मतलब कि एक से ज्यादा मतलब ऐसे हो जाएगा,
पर अभी वो बात नहीं है, वो एक अलग बात है। पर देखिए दोस्तों, अब ये तो कहते हैं डिफरेंट मास ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइंड विद द फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट बेयर अ सिंपल रेशियो टू वन अदर। फिर से एक बार स्टेटमेंट को रीड करो। देन द डिफरेंट मास ऑफ वन एलिमेंट, एक एलिमेंट का डिफरेंट मास विच कंबाइंड विद द फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट बेयर अ सिंपल रेशियो टू वन अदर। सबसे पहले इसका बेसिक मैं कि इसके लिए आपको पता क्या होना चाहिए। देखिए सिंपल रेशियो का मतलब क्या होता है, वैसे लिया जाता है सिंपल रेशियो। देखिए सिंपल रेशियो मतलब क्या होता है, 1:2, 2:3, 4:5, ऐसा नहीं कि 4:4, 4.5। डेसिमल या फ्रैक्शन में कुछ भी नहीं होगा। डेसिमल खाली प्रॉपर नंबर्स होंगे। 1:1, 2:8, मतलब प्रॉपर नंबर होगा। फ्रैक्शन या डेसिमल में कुछ नहीं होगा। फ्रैक्शन या डेसिमल में कुछ भी नहीं होगा। ये होता है सिंपल रेशियो। तो सिंपल रेशियो का मतलब समझ में आ गया हमको सिंपल रेशियो क्या होता है। बट सिंपल रेशियो तो काम बनने का नहीं ना, पहले तो और भी चीज। देखिए ये मल्टीपल प्रोपोर्शन की बात करते हुए एक एलिमेंट का मास फिक्स रहेगा। मल्टीपल प्रोपोर्शन में अब मैंने यहाँ पे एक रिएक्शन लिख के रखा है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने ए का मार्क्स ना फिक्स कर देता हूँ कि ए का मार्क्स ना फिक्स रहेगा, दोनों भी कंडीशन फिक्स्ड रहेगा, और बी का फ्लक्चुएट करेगा। बी का क्या होगा, चेंज होगा। एक बार बी का कुछ मास रहेगा, एक बार बी का मास रहेगा एक बार बी का मास क्या रहेगा। देखिए इसको मैं बार करता हूँ। एक बार देखिए हमें, मैं आपको फिर से एक बार डाउट कर, देखिए वेट क्या है, वेट इज फोर्स। वेट क्या है, फोर्स, जिसका यूनिट होता है न्यूटन। और मास अपना क्या है, मास हमारा केजी में मेजर होता है। मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट। वो एक अलग पूरा का पूरा डेफिनेशन हो गया। तो मैंने आपका यहाँ पे वो डाउट तो क्लियर कर दिया। अब देखिए दोस्तों, बी का एक बार मास है m1, एक बार मास है m2। जब मैंने एक बार a प्लस बी कराया तब इसका मास m1 था, और जब मैंने एक बार किया a प्लस बी ही कराया, बट यहाँ पे इसका मास चेंज हो गया b2। तो यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट क्या मिला, ab, और यहाँ पे मुझे मिला ab2। ये अब मैं आपको इसको एग्जांपल से समझाऊंगा कि इसका एग्जांपल कैसे होता है। बट यहाँ पे मेन बात उसकी, इसका मास सेम है, इसका मास m है, यहाँ पे भी इसका मास m है। m देखिए m और m1 अलग होते हैं, m और m1 अलग होते हैं। हाँ भाई, ये मत समझना कि इसका m और m1 एक ही होता है। तो ये तो बात बता दे कि m और m1 अलग होते हैं। तो मैंने क्या बोला कि a का मास मैंने फिक्स रखा है और b का मास मैंने चेंज कर दिया। अब आप क्या कर सकते हो ना, आप ना क्या कर सकते हो, कंडीशन एक स्टेटमेंट क्या बोलता है कि कोई भी एक को सेम रखो। मतलब क्या कि आप बी वाले को सेम रखो, a प्लस बी कराओ, और इसका मास एक बार m1 लो, और इसका एक बार मास m2 लो, और इसका मास सेम रहने दो, m ही रहने दो। तो आपको क्या मिलेगा, a b मिलेगा एक बार a2 b मिलेगा। पर अभी तो आपको समझ नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे सब अल्फाबेट का खेल हो रहा है। पहले हम लोगों ने कहा हमारा सिंपल रेशियो बनना है, क्या होता है 1:2, 2:3, 4:5, या तो 2:6, 2:8, 2:15। मतलब क्या कि नंबर होल नंबर है। इस टू के मतलब कि इस साइड में भी एक होल नंबर आ रहा है, इस साइड में भी एक होल नंबर आ रहा है। होल मतलब 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके आता है पूरा का पूरा। समझ में कोई भी फ्रैक्शन नहीं है, 5.5 नहीं है, 4.5 नहीं है, ऐसा कुछ भी फ्रैक्शन नहीं है, डेसिमल नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सिंपल रेशियो का मतलब समझ गया। और मैंने क्या बोला कि जब हम लोग लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की बात करेंगे तो एक जो हम लोग का एलिमेंट रहेगा, वन एलिमेंट का मास फिक्स रहेगा, वन एलिमेंट का मास फिक्स रहेगा, और दूसरे एलिमेंट का नाम दूसरे एलिमेंट का मास चेंज होगा। एक बार कुछ रहेगा, एक बार कुछ रहेगा। बट अभी तो आपको ये हम लोग को जैसा कुछ समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, इसको एग्जांपल से एक बार वेरीफाई कर लेते कि मैं बोल क्या रहा हूँ। मास की बात हो रही है, केजी ग्राम की बात करेंगे। अब देखिए दोस्तों, मैंने ना h, देखिए आपको पता है ना पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं वो सारे, मतलब कि पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट में सब कुछ एलिमेंट होते हैं। देखिए तो H मेरा एक एलिमेंट है, एक और ये मेरा दो एलिमेंट है। H और O के कॉम्बिनेशन से मुझे एक बार H2O मिलता है और एक बार H2O2 मिलता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं इसको, H2O बोलते हैं, मतलब ये नॉर्मल वाटर है। ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, पेरोक्साइड भी बोलते हैं बहुत सारे लोग, और पेरोक्साइड भी बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये मतलब नहीं है हम लोग का। अब देखिए क्या हुआ H2O में, देखिए H2O में क्या हुआ, यहाँ पे H की बात करूंगा एक बार H की बात करूंगा, एक बार O की बात करूंगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन का मास है 2 ग्राम्स। हाँ, ग्राम में मतलब नहीं है, पर अब यार देखिए 2 ग्राम्स है, और ऑक्सीजन कितना है 8 ग्राम, 16 ग्राम। तो 16 ग्राम है। हाइड्रोजन का क्या है, यहाँ पे मास 2 ग्राम है, और ऑक्सीजन का मास कितना है 16 ग्राम। हाइड्रोजन का मास कितना है 2 ग्राम, ऑक्सीजन का मास है 16 ग्राम।
रेशियो की बात नहीं है अभी पहले। और H2O2 में देखिए, H2O2 में देखिए, H2O2 में देखिए, H2O2 में देखिए, यहाँ पे इसका मास 2 ही ग्राम है, बट इसका O2 मतलब 16 इंटू 2 32, O2 है तो 32 ग्राम्स। तो देखिए H2O और H2O2 में मेरा एक मास फिक्स है, इसमें दोनों में हाइड्रोजन का मास 2 ग्राम है, पर इसमें फ्लक्चुएट हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, चेंज हुआ। जो मैं पहले आपको AB1 AB और AB2 बताया था, तो इसमें क्या हुआ, इसमें एक बार 16 था और एक बार 32 था। तो जो भी एलिमेंट का मास चेंज हो रहा है ना, उसका रेशियो निकालो, खाली 16 से 32 करो, क्या 1:2 आया। ये एक सिंपल रेशियो है कि नहीं, एक बोल कोई फ्रैक्शन वैक्शन नहीं आया ना, बस ये यहाँ पे दिया है कि कभी भी जब आप दो ही थे, उनको मिला के हमने 2 कंपाउंड बनाया अलग अलग। एक बार H2O बनाया, H2O2। देखिए H2O और H2O2 की दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है, क्योंकि दोनों कंपाउंड अलग अलग है। ये दोनों कंपाउंड डिफरेंट है। इसमें जो लगने वाले जो एलिमेंट्स है वो सेम है, इसमें जो लगने वाले जो एलिमेंट्स है वो सेम है, पर ओ का जो अपना मास चेंज कर रहा है। एक बार जब उसने मास चेंज किया तो एक अलग ही कंपाउंड बन गया। वो आपको बता रहा हूं, अगर एक एलिमेंट का मास फिक्स है और दूसरे एलिमेंट का मास चेंज हो रहा है, तो मास अगर चेंज होगा तो अलग कंपाउंड बनेगा, कंपाउंड वो नहीं बनेगा, अलग कंपाउंड बन जाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ। और जिसका मास चेंज और जिस एलिमेंट का, उसका जब आप रेशियो निकालोगे तो वो एक सिंपल रेशियो आएगा, जो कि हम लोगों ने देख लिया। तो इतना समझ में आ गया। अब देखिए, अब एक और चीज करते हैं। एक आपका होता है कार्बन मोनोऑक्साइड CO, और एक होता है आपका CO2 होता है आपका। देखिए दोस्तों, CO2 होता है। यहाँ पे बात करूंगा, देखिए यहाँ पे 2 कॉलम बना ले, एक बार C की बात करेंगे, एक बार O की बात करेंगे। तो देखिए एक C का वेट होता है 12 ग्राम। आप कोई भी ले सकते हैं, बट मैं आपको खाली समझा के 12 ग्राम ले लो, तो 12 ग्राम है, समझिए ऐसा 12 ग्राम है। और यहाँ पे ये कितना 16 ग्राम। CO2 में कितना होगा, देखिए सी का हो जाएगा 12 ग्राम ही रहेगा। देखिए सी यहाँ पे एक ही है ना, यहाँ पे कुछ है मतलब 1 है, C1O2 है, सी और C1O1 है, यहाँ पे C1O1 1 को लिखते नहीं हो आप जनरली। और देखिए O2 में कितना हो गया, 32 ग्राम हो गया। एक एलिमेंट का मास मेरे फिक्स है, ये कंडीशन कभी मत चेंज करना, एक एलिमेंट का मास फिक्स होना चाहिए। CO और CO2 में सी का मास सेम ही रहता है, 12 ग्राम रहता है। पर देखिए 60:30 की थ्रू कीजिए, कितना आया 1:2, विच इज अगेन अ सिंपल रेशियो। वही ये हमारा मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता है। और क्या हुआ, जब उसका मैंने मास को चेंज कर दिया, उसके मास को मैंने इंक्रीज कर दिया या डिक्रीज कर दिया, तो क्या हुआ कि मेरा कंपाउंड ही बदल गया। कार्बन और ऑक्सीजन नहीं मिल रहे हैं, बट एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, एक बार CO बना रहे, एक बार CO2 बना रहे हैं। सो फिर से एक बार स्टेटमेंट करते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, इफ टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, देन द डिफरेंट मास ऑफ वन एलिमेंट, डिफरेंट क्या है, O चेंज होता है, O चेंज हो रहा है, डिफरेंट मास ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइंड विद अ फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट, C फिक्स था, विच कंबाइंड विद फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट, बेयर अ सिंपल रेशियो टू अनदर। O1:O2 का रेशियो का था 1:2 था, 16:32 था। ये हम लोगों ने H2O और H2O2 में भी देखा था, समझ में? दोनों भी अलग अलग कंपाउंड है, ये भी दोनों अलग अलग कंपाउंड है, इस बात को याद रखना। तो एक सिंपल रेशियो मिलता है 1:2 का मिलता है, कभी कभी आपको अलग भी मिल सकता है, 1:2 हर बार नहीं मिलेगा, अलग अलग भी मिलेगा। बट मेन हम लोग को समझना था कि एक का मास चेंज होगा और एक का फिक्स्ड रहेगा, और जिसका मास चेंज होगा जिस एलिमेंट का, अगर उसको मास का जो रेशियो निकालोगे वो आपको एक सिंपल रेशियो मिलके आएगा। यही था इस लॉ के अंदर। सो आई होप कि आपको पूरा लॉ समझ में आ गया। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। About the law of gaseous volume, which is given by Gay-Lussac. He was also a great scientist, and he contributed a lot in the chemistry field. So now we are going to study one of the laws given by him, that is law of gaseous volume. मतलब क्या है, देखिए इसके नाम से लोग क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे बात हो रहा है गैसेस की। मतलब कि यहाँ पे जो रिएक्टेंट रहेगा, रिएक्टेंट भी क्या रहेगा, गैस रहेगा, और जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो भी गैस में ही आएगा। So according to this law, in the gaseous reaction, गैस ही रिएक्ट कर रहे हैं, in the reactants are always combined in a simple ratio by volume. मतलब यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम का रेशियो लेंगे, जो कि बहुत ही सिंपल होगा। वॉल्यूम का रेशियो लेंगे यहाँ पे हम लोग, और क्या होगा, सिंपल रेशियो क्या होता है, वोल नंबर वाला रेशियो, जहाँ पे कोई भी फ्रैक्शन या डेसिमल पॉइंट इन्वॉल्व नहीं होता। एंड फॉर्म प्रोडक्ट्स एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले क्या हुआ कि मैं ना एक रूम में आ गया, और वहां पे क्या है, वहां पे एक कंडीशन है कि टेम्परेचर एंड प्रेशर आर द सेम।
मतलब क्या आपको बताता हूँ, ये मेरा एक रूम है, ये मेरा दो रूम है। यहाँ पे एक्स टेम्परेचर है और वाई प्रेशर है, एक्स टेम्परेचर है वाई प्रेशर है, और यहाँ पे इधर क्या है, यहाँ पे भी एक्स टेम्परेचर है और वाई प्रेशर है। अब मैं क्या बोलता हूँ कि मैंने यहाँ पे जो रिएक्शन करवाया गैसेस का, इस रूम में भी कुछ गैसेस है, इस रूम में भी कुछ गैसेस है। कैसे गैसेस है देखिए, मैंने यहाँ पे ना ए प्लस बी को रिएक्ट करवाया और मुझे सी मिला। आप बोलोगे कि ए बी क्यों नहीं मिला, क्योंकि पहले तो इजी था। देखिए आप खुद ही मान सकते हैं, यहाँ पे ए बी मान सकते हैं। देखिए ये भी क्या है, ये भी एक गैस है, बी भी एक गैस है, और सी भी जो मुझे मिला है वो एक गैस है। बट देखिए मैं क्या बोलता हूँ ना कि अभी खाली मैंने कहा कि ये रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है। मतलब क्या कि a प्लस थ्री बी गिव्स यू टू सी। अब ये बैलेंस हो गया। अभी मैं आपको एक्चुअल रिएक्शन करके दिखाऊंगा, पहले आप इतना मानो कि a प्लस थ्री बी गिव्स यू टू सी। कैसे हम लोगों ने एक रैंडम कुछ भी सपोज कर लिया। देखिए a के बाद जो कुछ नहीं, मतलब वन है और यहाँ पे थ्री बी है, तो देखिए और यहाँ पे टू सी है। तो मतलब अगर मैं इनके मॉलिक्यूल्स का रेशियो निकालू तो क्या होगा, 1:3:2, कि ए का 1 मॉलिक्यूल था, बी का 3 मॉलिक्यूल था और सी का 2 मॉलिक्यूल था। अब देखिए टेम्परेचर और प्रेशर यहाँ पे कुछ है, एक्स और एक्स टेम्परेचर वाई प्रेशर है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इस रूम में भी वही टेम्परेचर रखता हूँ, और मैंने क्या देखा कि यहाँ पे भी 1 है प्लस 3 भी मुझे 2C दे रहा है। तो यहाँ पे भी रेशियो क्या निकला, सेम ही निकला, गैसेस को रिएक्ट करने का 1:3:2 ऐसा एक रेशियो निकल के आया। तो यही है गैसियस लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम, कि अगर कोई भी दो जगह का टेम्परेचर प्रेशर सेम होता है तो जो रिएक्टेंट जो कंबाइन करते हैं ना, ये इनके वॉल्यूम का रेशियो। सॉरी देखिए यहाँ पे इसका एक वॉल्यूम है, ए का। अब देखिए वॉल्यूम में आपका मिलीलीटर हो सकता है, लीटर हो सकता है, और भी मीटर क्यूब हो सकता है, सेंटीमीटर क्यूब हो सकता है। यूनिट आप कुछ भी ले सकते हो, बट यहाँ पे स्पेसिफाई करके नहीं दिया गया, खाली वॉल्यूम बोला है। जैसे मैं आपको बोलूँ कि वन लेंथ, अब लेंथ का यूनिट होता है मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, बट अभी मैं वो खाली बोला वन लेंथ, तो उसमें आप कुछ भी ले सकते हो। तो क्या हुआ, और रेशियो करते समय ना यूनिट मैटर नहीं करता, रेशियो लेते समय यूनिट डजंट मैटर, यूनिट मैटर नहीं करता। तो वन यहाँ पे इसका इसने तीन वॉल्यूम जगह गया था, और दो और इसका दो वॉल्यूम था। इसका मतलब क्या है इस लॉ का, मैं आपको बताता हूँ कि कभी भी ए जो रहेगा, समझिए कि ए का जो वॉल्यूम है ना वो 100 लीटर है, 100 लीटर। तो 100 लीटर ए का जो ये वॉल्यूम है ना, ये 100 लीटर जो है गैस, ये हमेशा 300 लीटर बी के साथ रिएक्ट करेगी, और हम लोग को 200 लीटर सी बना के देगी। अब आप बोलोगे कि 100 लीटर और 300 लीटर मिलकर तो 400 लीटर मिलना चाहिए। देखिए वॉल्यूम अलग होता है, वॉल्यूम और मास अलग अलग होते हैं, ये तो हम लोग जानते हैं, मैंने आपको पहले भी, वॉल्यूम और मास एक अलग अलग चीज होती है, वॉल्यूम और मास एक डिफरेंट चीज होती है। तो देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम नहीं होता। देखिए गैस, देखिए ए एक अलग गैस है, बी एक अलग गैस है, और सी एक अलग गैस है। देखिए गैसेस का वॉल्यूम अलग होता है, कोई गैस इतना सा जगह लेगा, कोई गैस इतना सा जगह लेगा, वो उसका वॉल्यूम अलग हो सकता है। यहाँ पे 400 वॉल्यूम ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो देखिए क्या, तो मैंने यहाँ से क्या प्रूफ किया कि कभी भी 100 वॉल्यूम अगर मैं ए का लूंगा तो मुझे 300 वॉल्यूम बी के साथ रिएक्ट करेगा, बी का जो 300 वॉल्यूम रहेगा उसके साथ रिएक्ट करेगा, मिलीलीटर के साथ रिएक्ट करेगा, और उसके बाद मुझे 200 मिलीलीटर का सी बना के देगा। अभी जैसे समझे कि मेरे पास 100 पहले लीटर था, मेरे पास मिलीलीटर है, 100 मिलीलीटर है, तो ये किसी का 300 मिलीलीटर। अब यहाँ पे सारी बात मिलीलीटर में ही होगी, एक यूनिट फिक्स कर लिया तो उस पर ही बात करना। तो प्लस करूंगा तो मुझे 200 मिलीलीटर सी मिलेगा, समझना ना, 200 मिलीलीटर सी मिलेगा। वैसे ही यहाँ पे आप लीटर कर सकते हो, सेंटीमीटर क्यूब कर सकते हो, मीटर क्यूब कर सकते हो, किलोमीटर क्यूब कर सकते हो, 200 ऐसा कर सकते हो, समझ में आ रहा है। तो ये तो एक अलग बात, ये हम लोग समझ रहे। तो ये गैसेस वॉल्यूम होता है हमारा, कि एक रेशियो मिलता है। अभी देखिए रेशियो वही है, 100, 300 और 200 को करोगे तो 0 कैंसिल हो जाएगा हर एक में, और 1:3:2। तो कभी भी अगर ये गैसेस रिएक्ट करेंगे सेम टेम्परेचर और प्रेशर में, तो ये 1:3:2 का ही रेशियो मिलके आएगा हम लोग को, ये हम लोग ने बताया। टेम्परेचर प्रेशर बशर्ते सेम होना चाहिए दोनों भी जगहों का, जहाँ पे आप एक बार आपने एक जगह पे रिएक्ट कराया और दूसरी जगह पे अलग जगह पे रिएक्ट कराया। अब दूसरा एक देखिए, मैं आपको क्लियर एग्जाम्पल दिखाता हूँ। देखिए H2 गैसेस फॉर्म में प्लस Cl2 क्लोरीन भी गैसेस फॉर्म में, मुझे क्या दे रहा है 2HCl। इक्वेशन बैलेंस है, आप देख सकते हो 2HCl, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी H2 है, यहाँ पे भी 2H है, Cl भी 2 है, और ये भी क्या है, गैस है। अब देखिए यहाँ पे क्या कौन सा रेशियो आ रहा है, 1, यहाँ पे भी 1 और 1, मतलब क्या कि वन वॉल्यूम ऑफ H2 will combine with one volume of Cl2 to produce 2 volume of HCl। अब इसका मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पे 100 लीटर H2 लेके आऊं
तो वो मेरे 100 लीटर Cl2 के साथ कंबाइन करेगा और यहाँ पे मुझे 200 लीटर HCl बना के देगा। देखिए यहाँ पे इत्तेफाक था कि 100 200 हो गया, वरना ज्यादातर ऐसा नहीं होता है। तो इसका सिंपल ले लीजिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इसका मतलब होता है कि 100 लीटर अगर मैं H2 लेके आता हूँ, हाइड्रोजन गैस लेके आता हूँ, और तो वो मेरे 100 लीटर क्लोरीन गैस के साथ ही, अगर यहाँ पे समझिए कि 100 लीटर मैंने H2 लेके आया और यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे ना इस बैग में 200 लीटर Cl2 है, तो इसका खाली ना 100 लीटर ही यहाँ पे रिएक्ट कर पाएगा Cl2 के साथ और मुझे 200 लीटर मिलेगा, और बाकी जो 100 लीटर होंगे ना वो बच जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे? बच जाएंगे। समझ में आया? ये बच गया, समझ में आया? और यहाँ पे अगर यही चीज अगर मेरे पास यहाँ पे 200 मिलीलीटर होता, अब मैंने यहाँ पे मिलीलीटर ले लिया तो बात खाली मिलीलीटर, और यहाँ पे बस 100 मीटर क्लोरीन है, H2 है, तो क्या होगा? देखिए क्या होगा यहाँ पे ना 100 बच जाएगा, 100 मीटर का हो जाएगा, बच जाएगा, और 100 खाली रिएक्ट होगा। वो रेशियो के हिसाब से ही खाली रिएक्शन होगा, वो रेशियो कभी भी बदलेगा नहीं, और मुझे क्या मिलेगा? 200 मिलीलीटर HCl। समझ में? तो वही 2HCl जो हम लोग ने यहाँ पे लिखा था। तो मैंने क्या नोटिस किया कि गैस हमेशा वॉल्यूम में रिएक्ट करते हैं, कि 100 मिलीलीटर हाइड्रोजन गैस खाली 100 मिलीलीटर क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करेगा और मुझे 200 मिलीलीटर ये बना के देगा। यही रेशियो देगा कभी भी अगर आप हाइड्रोजन और क्लोरीन का रिएक्शन कराओगे गैसियस स्टेट में। तो समझ में आया? तो ये चीज हम लोग को समझ में आ गई। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था। तो हम लोग का यहाँ पे ये लॉ भी खत्म होता है। अगर कुछ समझ देगा तो आप पहले जाके ले लेना, और आपको समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना। सिंपल जो का मतलब होता है जिसमें कोई भी डेसिमल या फ्रैक्शन नहीं होता। तो ये बात हमने पहले भी डिस्कस कर ली थी, और अगर कुछ आपको समझ में आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो मैंने आपको ए और बी वाला एग्जांपल दिया था कि A+3B gives you 2C, इसका मतलब क्या है कि हमेशा 100 ml 300 ml B के साथ रिएक्ट करेगा, 100 ml A का 300 ml B के साथ रिएक्ट करके 200 ml C के साथ रिएक्ट करेगा। देखिए अगर ml लिया तो खाली ml में रिएक्शन होगा, अगर यहाँ पे आप लीटर लेते तो खाली बात लीटर में होता। समझ में? और समझिए कि अगर यहाँ पे 200 ml A लेके आ गया तो 100 ml बच जाएगा और 100 ml यूज में आ जाएगा, 100 ml क्या आ जाएगा? यूज में आ जाएगा, और 100 ml क्या हो जाएगा? वो उड़ जाएगा। गैस है ना, तो गैस होकर उड़ जाएगा वो। तो इस बात को ध्यान रखना कि रेशियो इसलिए निकाला ताकि हम लोग जान पाए कि कितना लोगों को काम लगेगा रिएक्शन करवाने के लिए, बाकी का चीज वेस्ट ना हो जाए। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं एवोगाड्रोस लॉ। देखिए इसके नाम से पता चल रहा है कि इसको एवोगाड्रो ने दिया था, और ये भी खाली गैसेस के लिए लागू होता है। तो देखिए मैंने क्या किया, ये जो मैंने बॉक्स बनाया ना, ये एक रूम है जो नॉर्मल रूम होता है ना, एक रूम है, और यहाँ पे क्या है, एकदम खाली रूम है। और यहाँ पे ना टेम्परेचर और प्रेशर रूम का ना सेम है। टेम्परेचर समझिए कि कुछ x है, तो प्रेशर भी x है, x डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर भी कुछ x ही है। तो क्या हो, टेम्परेचर और प्रेशर क्या है? सेम है। अब क्या करूंगा, देखिए यहाँ पे मैंने ना H2 लाया, और H2 के अंदर X मॉलिक्यूल्स है। H2 गैस है, H2 ऐसा क्या है? एक गैस है, समझे? एक गैस से उड़ रही है, और इसके अंदर H2 के कुछ X मॉलिक्यूल्स है। ये मॉलिक्यूल्स H2 के, ये भी H2 है, ये भी H2 है, ये भी H2 है, मतलब देखिए H2 ना, तो H2 के कुछ मॉलिक्यूल्स है। अगर मैं यहाँ पे कोई अलग गैस लेके आता हूँ, मैं लेके आता हूँ यहाँ पे N2 नाइट्रोजन गैस होता है। हम लोग को नेचर में N2 मिलता है, खाली N नहीं मिलता। जैसे नेचर में खाली हम लोग को H नहीं मिलता, H2 मिलता है, तो ऐसे N2 मिलता है। तो मैं क्या नोटिस करता हूँ कि सेम टेम्परेचर और प्रेशर में इसके पास भी उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। मतलब अगर H2 के 8 मॉलिक्यूल्स थे, यहाँ पे 8 मॉलिक्यूल्स थे, पूरा 8 मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि ये भी 8 मॉलिक्यूल्स है। वैसे मैंने यहाँ पे CO2 का गैस लाया, सब गैस है, सब गैस है, वो भी क्या है? X मॉलिक्यूल ही है इस रूम के अंदर, वो उसका भी क्या है? X मॉलिक्यूल्स ही है। अब ये 8 मॉलिक्यूल्स ही है, ये मॉलिक्यूल्स है पूरा का पूरा। फिर मैंने ऐसे कार्बन मोनोऑक्साइड लेके आया, तो उसका भी X मॉलिक्यूल ही निकल के आया। तो मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक ही रूम के अंदर जहाँ पे वॉल्यूम, देखिए इस रूम का वॉल्यूम सेम है ना, वॉल्यूम रूम का सेम ही रहेगा ना, एक ही रूम है, वहां पे मैं अलग अलग गैस रहा, तो वॉल्यूम भी सेम है। मेन बात क्या है कि वॉल्यूम भी सेम है। अगर वॉल्यूम ज्यादा होता तो गैस किसी की ज्यादा थी, किसी की कम आती, तो वॉल्यूम भी सेम रखना, इस बात को ध्यान रखना, वॉल्यूम भी आपका सेम रहेगा। सेम टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम एक जैसा रहेगा। और उसमें क्या नोटिस करोगे कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का जो भी वॉल्यूम मॉलिक्यूल्स रहेंगे ना, वो एक ही उतने मॉलिक्यूल्स आएंगे। 8 मॉलिक्यूल्स था तो 80 मॉलिक्यूल्स आपको आते हुए दिख रहा होगा। अब आपको एक और एग्जांपल देता हूँ इसी चीज का। देखिए मैंने क्या लिया ना, दो ग्लास लिया, मैंने क्या किया, 2 ग्लास लिया, 2 ग्लास ऐसे मैंने बनाया। दोनों ग्लास का जो वॉल्यूम है ना वो 100 मिलीलीटर का है, मतलब इसके अंदर 100 मिलीलीटर का पानी आ सकता है, 100 मिलीलीटर का पानी आ सकता है। एक में मैंने क्या किया ना, CO2 डाल दिया, CO2 है, गैस है भाई, पूरा का पूरा गैस है, इतने लेवल तक गैस है, इतने लेवल तक।
यहाँ पे भी नहीं, देखिए गैस का कोई लेवल नहीं होता, गैस पूरा का पूरा इस ग्लास में फैल चुका है, ग्लास के ऊपर नहीं गया पर पूरे ग्लास के अंदर फैल चुका है, और इसके अंदर ना N2 है, N2 है पूरा, पूरे के पूरे इसके अंदर N2 है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि इन दोनों का टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम तो देख ही लिया, दोनों का ml है, तो वॉल्यूम क्या है, ये तीनों कंडीशन को ध्यान रखो, ये तीनों चीज ना सेम है। तो मैं क्या बोलता हूँ कि इसके अंदर अगर y मॉलिक्यूल्स है, y मॉलिक्यूल्स मतलब कुछ भी नंबर रहने दो, तो यहाँ पे भी उतने ही मॉलिक्यूल रहेंगे गैसियस स्टेट ध्यान रखो। यहाँ पे अगर 8 होता तो यहाँ पे भी 8 होता, यहाँ पे अगर 1,00,000 होते तो यहाँ पे भी 1,00,000 मॉलिक्यूल्स होते। मतलब क्या कि वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर सेम है अगर कोई भी दो कंटेनर का, तो अगर आप उसमें अलग अलग गैस भी डालते हो तो उनका मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, उनके अंदर CO2 के अंदर कितने CO2 के मॉलिक्यूल्स हैं, ये CO2 कितने हैं, एक CO2 है, 2 CO2 है, 3 है, अगर इसमें अगर 3 है तो इसके अंदर भी N2 3 ही होगा, N2 कितना होगा, 3 होगा N2, ये बता रहा हूं मैं आपको। अच्छा अब क्या होगा, अब देखिए, तो ये चीज हम लोग ने समझ लिया कि ऐसे टेम्परेचर और प्रेशर के अंदर ऐसी चीजें होती हैं। मतलब क्या कि दो जगह है, जैसे समझिए कि अब मैंने क्या किया, फिर से 2 ग्लास लिया, ये एक ग्लास है और ये एक ग्लास है, यहाँ पे क्या है, इसके अंदर पूरा ऑक्सीजन गैस है, इसके अंदर पूरा H2 गैस है, इसका भी वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर तीनों भी चीज क्या है, सेम है। तो इसके अंदर अगर 10 मॉलिक्यूल है O2 के, 10 मॉलिक्यूल है O2 के, तो इसके अंदर भी 10 मॉलिक्यूल होगा H2 का। तो यही खाली एवोगाड्रोस लॉ है, यही है एवोगाड्रोस लॉ। और इसका अगर आपको मैं स्टेटमेंट बताऊं तो स्टेटमेंट भी इसका बहुत ज्यादा इजी है कि दिस लॉ स्टेट्स दैट at the same temperature and pressure, equal volumes of all gases of all gases occupy equal number of molecule। मतलब क्या कि दो कंटेनर है, दोनों कंटेनर का वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर सेम है और प्रेशर सेम है, तो जितने ही इसमें O2 के मॉलिक्यूल्स आएंगे 10 आए तो इसमें भी 10 आएगा। अगर यहाँ पे 1,00,000 आते तो 1,00,000 आता। वैसे ही मैंने जब आपको एक रूम बता कि मैंने बस खाली एक ही रूम लिया और उसके अंदर पहले एक बार H2 डाला तो उसका X मॉलिक्यूल आया, फिर मैंने N2 डाला तो उसका भी खाली X निकल के आया, क्योंकि इसका भी टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम, जब एक रूम है तो वॉल्यूम तो सेम होगा ही हर गैस के लिए, तो सेम आया। और O2 लिया तो उसका भी सेम आया, CO2 लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ऐसे चीजें होती है, ये बात आपको समझ रखना है। एक्स मॉलिक्यूल अगर यहाँ पे 8 आया तो 8 आएगा, 10 हुआ तो 10 आएगा, कुछ भी मतलब कोई भी नंबर ले लो, 1000 तो 1000 आएगा, पर उतने ही मॉलिक्यूल दे देंगे। और मॉलिक्यूल्स क्या होता है, देखिए समझिए H2 है तो H2 समझिए कि ये इतना पूरा का पूरा H2 गैस है, ये पूरा H2 गैस है, उसके अंदर इधर एक H2 है, इधर एक H2 है, इधर एक H2 का मॉलिक्यूल, इधर एक H2 है, इधर एक H2 है, तो टोटल कितने हो गए, 6 हो गए, टोटल 6 हो गए। तो जब मैं इधर N2 डालूंगा तो N2 भी कितने होंगे, 6 होंगे, N2 भी कितने होंगे, 6 होंगे, 5 और 6, ऐसे N2 यहाँ पे O2 बना दो, ऐसे C2 मतलब कि मैं समझने के लिए। तो एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज कर देता हूँ कि C2 ले लीजिए पहले, कि दो अलग अलग गैसेस को अगर आप सेम टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम में डालोगे तो उनका जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेगा ना वो बराबर रहेगा, अगर उनका वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर सेम है। समझ में आया? तो वही होता है, वही चीज को हम लोग को समझना था। सो आई होप कि आपको ये पूरा चीज समझ में आया होगा। और इसी के साथ हमारा सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का पार्ट 4 भी खत्म होता है। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है कि आप ऐसे मतलब पढ़ सकते हो और अपना सारा का सारा चीज़ अच्छे से समझ सकते हो। So I hope that you have understood all the concepts which we have discussed in this video, and I hope that you like this video and like the way of teaching. So please subscribe to our channel and share with all your friends.